ईयर 1918 में आई द ब्लू लगून दो ऐसे बच्चों की स्टोरी है। पैसिफिक ओशन के एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो उनमें फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो यूरोप की एक जर्नी पर निकली है, जिसमें है 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिलीन, और ये दोनों कजिन हैं। इनके साथ ही रिचर्ड के फादर और उनका एक कुक पैडी भी है जो कि उस शिप पर खाना बनाता था। इस शिप पर और भी लोग थे, तभी शिप पर अचानक आग लग जाती है, जिससे पैडी उन दोनों बच्चों को लेकर एक छोटी बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और दूसरे लोग भी बच गए थे, लेकिन शिप के जलने से वहाँ पर हर जगह धुआं फैल गया था, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे और पैडी की नाव उन लोगों से बिछड़ जाती है। पैडी उन दोनों बच्चों के संग इस बड़े से ओशन में अकेला था। अब सुबह जब एमलीन की आँख खुलती है तो वो एक बहुत ही सुंदर आइलैंड को देखती है और वो तुरंत पैडी और रिचर्ड को जगाती है, जिसे देखकर पैडी बहुत खुश हो जाता है और नाव को आइलैंड की तरफ मोड़ लेता है। जिसके बाद ये तीनों आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तरह तरह के बर्ड्स थे, पीने के लिए पानी और खाने के लिए पर्याप्त खाना भी था, जिसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब कम से कम वो लोग यहाँ पर जिंदा रह सकते थे जब तक कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल जाती। तभी उन्हें रम का एक कैन मिलता है और रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसका मतलब ये है कि इनसे पहले यहाँ पर कोई और भी आया था। अब ये सब देखकर पैडी को कुछ ठीक नहीं लगता और वो बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। एमलीन वहाँ लगी हुई एक रेड कलर की बेरीज खाने लगती है, लेकिन पैडी उसे मना कर देता है क्योंकि वो जहरीली थी और उसे खाने से इंसान हमेशा के लिए सो जाता है। अब पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना, घर बनाना और ऐसी कई चीजें सरवाइव करने के लिए उसे सिखा देता है। एक रात जब बच्चे सो रहे थे तो पैडी रम पी रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि आइलैंड के दूसरी साइड से आ रही थी। तो अगली सुबह पैडी उस जगह को देखने के लिए जाता है जहाँ उसे एक पत्थर पर मांस और खून दिखाई देता है और ये सब देखकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और फिर वो वापस आकर बच्चों को आइलैंड के दूसरी साइड न जाने की चेतावनी देता है। इस आइलैंड पे कुछ न कुछ तो ऐसा था जिससे पैडी डर रहा था। एक रात पैडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, जिसके बाद वो थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता है और फिर वहीं पर सो जाता है। उसे देखकर बच्चे भी सोने चले जाते हैं, लेकिन जब रात को पैडी की आँख खुलती है तो वो रम का कैन लेकर पास वाले आइलैंड पर चला जाता है। अब सुबह जब रिचर्ड और एमिलीन उठते हैं तो वो पैडी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो दूसरे आइलैंड पे दिख जाता है। अब जब वो दोनों नाव लेकर उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर पैडी मरा हुआ मिलता है। ये देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब पैडी के चले जाने के बाद वो बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। उसी रात एमिलीन रिचर्ड से कहती है कि उसे दूसरे आइलैंड पर ले चलो। अब नेक्स्ट सुबह वो दोनों अपना सामान लेकर एक बोट में बैठकर दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं, जहाँ वो पैडी की सिखाई हुई सारी बातों को फॉलो करते हैं और वो अपने लिए घर बनाते हैं, खाना पकाते हैं और ऐसे ही अपना टाइम बिताने लगते हैं। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और वो दोनों अब काफी बड़े हो गए थे। उन्होंने यहाँ रहना सीख लिया था और वो दोनों यहाँ पर अब खुश थे। अब क्योंकि वो दोनों बड़े हो गए थे इसलिए वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। अपनी बॉडी में आए फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने में एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे, पर उन दोनों को ये फीलिंग समझ ही नहीं आती थी और ना ही वहाँ कोई था जो उन्हें ये फीलिंग समझा सके। उन दोनों के लिए ये फीलिंग एकदम नई और बहुत ही स्ट्रेसफुल थी। अब एक दिन जब एमलीन स्विमिंग कर रही थी तो वो पानी में ब्लड देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है, पर बाद में वो देखती है कि वो ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा था। असल में वो उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहाँ पर आता है तो वो पानी में बहुत सारा ब्लड देखता है और वो एमिलीन से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन एमिलीन उसे वहाँ से जाने को बोलती है। बाद में वो एमिलीन से पूछता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। एमिलीन कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन रिचर्ड को लगता है कि एमिलीन को कोई चोट लगी थी, लेकिन एमिलीन उसे कुछ नहीं बताती, जिससे रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो एमिलीन से कहता है कि तुम मुझसे अब बहुत सी बातें छिपाने लगी हो। एक दिन इन दोनों को कहीं दूर ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है, तो एमिलीन वहाँ पर देखने के लिए जाती है और यहाँ रिचर्ड मछली पकड़ने लगता है। जब वो एक ऊंची जगह से चढ़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज एक दूसरे आइलैंड से आ रही है, जिसे वो लोग छोड़कर यहाँ आ गए थे। एमिलीन थोड़ा और आगे जाती है जहाँ पर उसे एक बड़ी सी मूर्ति नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे वहाँ से खून बहता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर एमिलीन डरकर वहाँ से भाग जाती है और रिचर्ड के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर रिचर्ड उसे बहुत डांटता है, क्योंकि बचपन से ही ये दोनों उस रूल को फॉलो करते आ रहे हैं कि वो दोनों आइलैंड के दूसरी साइड नहीं जाएंगे, लेकिन आज एमिलीन ने वो रूल तोड़ दिया था। एक रात जब एमिलीन सो रही थी तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वो एकदम नींद से जाग जाती है और वो बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो रिचर्ड के गले लग जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, और रिचर्ड उसे प्रॉमिस कर देता है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक बहुत बड़ी शिप को देखता है और वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने सिग्नल देने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी थी, जिसको जलाकर वो लोग सिग्नल दे सकते थे। वो शिप एमलीन ने भी देख ली थी, लेकिन वो जानबूझकर लकड़ियाँ नहीं जलाती है। जब रिचर्ड उससे जवाब मांगता है तो एमलीन उसे सही से जवाब नहीं देती, क्योंकि एमलीन को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो अब यहीं रहना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। इतने सालों बाद उन्हें एक शिप दिखाई दी और
और उसे भी एमलीन ने जाने दिया। इसके बाद वो अपने लिए एक डोंगी बनाता है और कुछ खाने पीने का सामान उसमें रखकर अकेले ही निकल पड़ता है। पर थोड़ी दूर जाते ही उसकी डोंगी टूट जाती है और फिर से वो वापस वहीं आ जाता है जहाँ एमलीन उसका काफी मजाक उड़ाती है। बदले में रिचर्ड भी एमलीन को एक थप्पड़ मारता है और घर जाकर उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि इस घर को मैंने बनाया है और तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस वजह से एमलीन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। इस झगड़े की वजह से अब वो दोनों अलग हो गए थे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। इसी दौरान एमलीन उस बड़ी सी मूर्ति के पास फूल रखने जाती है। वो उस मूर्ति को गॉड मानती थी और जब वो वापस आती है तो उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। अब कई दिनों तक रिचर्ड ने एमलीन को नहीं देखा था, तो वो उस गुफा के पास जाता है जहाँ पर एमलीन रहती थी। वो एमलीन की हालत देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तब एमलीन उसे बताती है कि उसका पैर एक मछली पर पड़ गया था जो बिल्कुल एक पत्थर के जैसी थी। एमलीन की ऐसी हालत देखकर अब रिचर्ड भी डर रहा था। एमलीन उससे कहती है कि उसे गॉड के पास ले चलो। वो उस मूर्ति को गॉड कहती थी, तो रिचर्ड उसे लेकर उस मूर्ति के पास जाता है जहाँ रिचर्ड गॉड से प्रे करता है कि एमलीन जल्दी ठीक हो जाए। और अब थोड़ी देर आराम करने के बाद एमलीन ठीक हो जाती है। अब वो दोनों उस लड़ाई को भुलाकर बातें करने लगते हैं और वह वापस से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे, बल्कि अब तो वो कुछ ज्यादा ही साथ रहने लगे थे। एक दिन वो दोनों एक साथ बैठकर फ्रूट खा रहे थे, तभी बातों बातों में वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से एमलीन भी अब रिचर्ड को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती और क्या अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तब एमलीन उसे बताती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बीमार हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमलीन के पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ मूवमेंट महसूस होती है। वो एमलीन से पूछता है कि तुमने इस तरह से अपना पेट कैसे हिलाया। एमलीन उसे बताती है कि उसने नहीं किया, वो सब अपने आप हो रहा है। दरअसल एमलीन प्रेग्नेंट थी, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे। अब एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो भागकर तुरंत वहाँ देखने जाता है। वो देखता है कि इस आइलैंड पे उन दोनों के अलावा कोई और भी था। असल में वो यहाँ के स्थायी आदिवासी थे जो हर बार अपनी रिचुअल पूरी करने आते थे और इस बार भी वो अपने दुश्मन की बलि अपने भगवान को चढ़ाते हैं। ये देखकर रिचर्ड तुरंत वहाँ से डर के भाग जाता है। जब वो वापस लौटता है तो उसे एमलीन की चीखें सुनाई देती हैं। एमलीन एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। रिचर्ड उसकी हेल्प करता है और वो रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन वो बच्चा तो रोए जा रहा था। रिचर्ड कहता है कि ये भूखा है, तो वो उसे पानी और खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना छोटा बच्चा ना ही कुछ खा सकता था ना ही पी सकता था। तो इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। तब एमलीन उसे गोद में लेकर उसे फीड कराने लगती है और वो बच्चा शांत हो जाता है। वो एक लड़का था और उन दोनों ने पैडी की याद में उसका नाम भी पैडी रखा था। इसके बाद रिचर्ड एमलीन को डांटता है और आइलैंड की दूसरी साइड न जाने के लिए वार्न करता है। एक दिन रिचर्ड नाव लेकर उस पुराने आइलैंड पर जाता है जहाँ पैडी का कंकाल पड़ा था। वो उस कंकाल को देखकर शरीर के बनावट को समझने लगता है। उन दोनों के बीच आए उस नए मेहमान की वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। वो हमेशा उसके साथ रहते थे और उसे प्यार किया करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन जब वो लोग बीच पर खेल रहे थे तब रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो रिचर्ड को देख लेते हैं पर उन्हें लगता है कि वो लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं, इसलिए वो अपनी बोट वहाँ से मोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमलीन ने भी उस बोट को देख लिया था, पर अब वो दोनों घर वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो दोनों यहाँ पर बहुत खुश थे। एक दिन वो दोनों दोबारा उस पुराने आइलैंड पे जाते हैं जहाँ वो पैडी के संग पहली बार आए थे। यहाँ आकर वो लोग पुरानी चीजों को देखकर अपने बीते हुए कल को याद करते हैं। इसी बीच वो बच्चा जहरीली बेरीज को तोड़कर उस बोट में रख देता है, जिसका उन दोनों में से किसी को पता नहीं था। वापस आते टाइम वो बच्चा नाव की पतवार को गलती से पानी में गिरा देता है। एमलीन उसे लेने की कोशिश करती है लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पाती। तब वो रिचर्ड को आवाज लगाती है जो पीछे कुछ सामान लेने रह गया था। वो आता है और पानी में कूद जाता है, पर तभी एमलीन देखती है कि उसके पीछे शार्क आ रही है। अब उसे बचाने के चक्कर में एमलीन दूसरी पतवार भी शार्क को फेंक कर मार देती है। वो रिचर्ड को तो बचा लेती है पर बिना पतवार के उनकी बोट तैरकर आइलैंड से दूर जा रही थी और देखते ही देखते वो लोग समुद्र के बीच पहुंच जाते हैं। अब उनके पास ना खाना था ना पानी। वो दोनों तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनके संग एक छोटा बच्चा था और उन्हें उसकी ही फिक्र हो रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और भूख की वजह से वो बच्चा बेरीज खा लेता है, जिसे एमलीन देख लेती है, पर अब कोई फायदा नहीं था। अब रिचर्ड बाकी बची हुई बेरीज को उठाता है और आधी खुद लेता है और आधी एमलीन को दे देता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के संग अपनी जान दे देंगे, पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था, बस बेहोश हुआ था क्योंकि उसने बहुत ही कम बेरीज खाई थी। पर ये लोग अब बेरीज खा लेते हैं और सो जाते हैं। तब रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिखती है और वो तुरंत उस नाव के पास पहुंचते हैं जहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि वो लोग जिंदा हैं, बस सोए हुए हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।